दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली पुलिस के लिए मॉक टेस्ट सीरीज जारी है दोस्तों, मजा आ जा रहा है करके, ठीक है। याद रखिए ये मॉक टेस्ट नंबर 6 है और इस तरह के मॉक टेस्ट अगर 10 आपने अटेम्प्ट कर लिया ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी क्वालिटी क्या है। तो जिन लोगों को भी एडिशनल बैच ज्वाइन करना है वो जल्दी से नीचे दिए गए नंबरों पर इंक्वायरी कर सकते हैं और आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जिसको भी वर्दी चाहिए वो आ जाए हमारे पास भाई, उसको वर्दी दिलाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो याद रखिए कोई भी वर्दी लेने से आपको चूक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, बैक टू बैक आपको क्लास दिया जाता है और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पहली बार शामिल किए गए हैं और 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन हर बार जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहां पर कुल 30 क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तैयार हैं आप? तो ये एक्सप्रेस बैच में आपका स्वागत है और जल्दी से आप एक्सप्रेस की तरीके से जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को एक बार शेयर कर दिए दोस्तों ताकि और लोग भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नोटपैड, ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। नोटपैड ऑप्शन दे रहा है चित्र बनाने के लिए, दूसरा दिख रहा है बाइनरी फाइलें बनाने के लिए, तीसरा दे रहा है चित्र खींचने के लिए, चौथा दे रहा है केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो याद रखें दोस्तों, आपने देखा होगा नोटपैड और इसी के तरीके से एक थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन होता है वर्डपैड, ठीक है। ये नोटपैड और वर्डपैड याद रखेगा, दोनों दो चीजें हैं और इन दोनों का इस्तेमाल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नोटपैड और वर्डपैड का इस्तेमाल किया जाता है। चित्र बनाने के लिए दोस्तों पेंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? पेंट का इस्तेमाल करते हैं। और बाइनरी फाइलें बनाने के लिए ये तो अलग से आता है, बाइनरी फाइलें अगर बनानी है तो, ठीक है, तो एकदम डिफरेंट होता है, वहां पर लैंग्वेज कोडिंग किया जाता है, ठीक है। चित्र खींचना कोई बड़ी बात नहीं है तो इसे याद रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि डीएनएस एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताना है। डीएनएस, ठीक है, बताइए डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क सर्विस, या डिस्क नंबरिंग सीक्वेंस, या डेटा नंबर सिस्टम। जल्दी से बताइए डीएनएस जो कि नेटवर्किंग शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है? दोस्तों डीएनएस का अर्थ होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ये डोमेन नेम क्या होता है दोस्तों? याद रखें, जब कभी आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी होती है तो आपको वहां पर डोमेन नेम की जरूरत होती है। जैसे कि हमारा जो डोमेन नेम है वो है study91.co.in। इसके अलावा हमारे पास और भी डोमेन है जैसे study91.org, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डोमेन नेम से ही क्या करते हैं, वेबसाइटों की पहचान हो पाती है। तो डोमेन नेम सिस्टम है, ठीक है, ये एक नेटवर्किंग शब्द है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं यहां पर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब यानी www में पहुंचा जा सकता है? अब देखिए यहां पर जो लिख रहा है, पहले आप इसको लिख लो, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा लिख रहा है SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा, चौथा लिख रहा है SLIP, ठीक है, ये तो अलग ही हो गया और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, HTTP मैंने आपको बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP के माध्यम से आप कोई वेबसाइट ओपन करिए तो उसके आगे लिखा होता है HTTP, ठीक है, मान लीजिए ऐसे बना होता है और यहां पे लिखा होता है study91.co.in और कहीं कहीं पर HTTPS लिखा होता है। याद रखिए जहां पर S होता है वो वेबसाइट सिक्योर मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सिक्योर। आप कभी study91 ओपन करेंगे ना तो आपको वहां पर जो शब्द मिलेगा वो मिलेगा HTTPS, ठीक है। ये S क्या बताता है? ये सिक्योरिटी को बताता है कि आपकी साइट पूरी तरह से क्या है, सिक्योर है। अगर आप यहां से कोई भी डेटा लेते हैं तो ये पूरी तरह से सिक्योर है, इसको बताता है। तो याद रखिए HTTPS हो जाएगा, ठीक है, या HTTP हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, NEFT और RTGS नाम सुना है कि नहीं? निफ्ट करना, निफ्ट या RTGS किससे संबंधित होता है? दोस्तों ये बैंक में पैसे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा NEFT। तो यहां पर लिख रहा है चेक
ट्रंकेशन प्रोसेस, ये गलत है। बैंक से बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये आप सही कर सकते हो। बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद, गलत है। विभिन्न डिपॉजिट उत्पाद, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का यह मेथड होता है, ठीक है। यहां पर जो निफ्ट दे रहा है, इसका काम भी, फुल फॉर्म भी क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो याद रखिएगा एनईएफटी होता है और आरटीजीएस का होता है रियल टाइम। आरटी मतलब रियल, टी माने टाइम, जी माने ग्रास और टी माने सेटलमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट इसको बोला जाता है, और इसके माध्यम से आप देश के भीतर कहीं भी बिल्कुल कम समय में पैसे जो है भेज सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। करा बताइए कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का मैनेजमेंट और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के लिए और सॉफ्टवेयर के लिए एक मैनेजमेंट का काम करता है? तो दोस्तों यह काम करता है जो हमारा ओएस होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज 8, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, या फिर आपका कोई और हो गया, यूबंटू वगैरह कुछ भी हो गया, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलिए उसको, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब आसान क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ओएस की क्षमता को क्या कहा जाता है? अगर एक समय में एक से ज्यादा एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, सपोज करिए एक तरफ एमएस वर्ड ओपन किया, दूसरी तरफ एक्सेल, तीसरे तरफ पावर पॉइंट, चौथे तरफ बीएलसी, पांचवें तरफ ओपेरा मिनी, छठे तरफ आपका गूगल क्रोम ओपन है, सातवें तरफ कुछ और ओपन है। अगर एक साथ आप ढेर सारे काम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसी को मल्टीटास्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। टास्क माने होता है काम, टास्क माने होता है क्या? काम। मल्टी माने होता है बहुत सारे काम, ठीक है। तो याद रखें मल्टीटास्किंग उसको कहा जाता है जब एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा यानी सीपीयू के द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों का एक सेट है। दोस्तों ये जो सीपीयू होता है ये कौन सा निर्देशों का सेट जारी करता है? लिख रहा है कमांड लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज या फिर स्लाइड शीट लैंग्वेज। याद रखें दोस्तों, अगर हम सीपीयू की बात करें यानी सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और यह केवल 0-1 की भाषा को समझता है, जो बाइनरी नंबर होता है। या आप कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज सिर्फ जानता है। कौन सा लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज को ही सिर्फ समझता है। तो याद रखेगा यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका मशीन लैंग्वेज सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिए इसको यूजर की भाषा नहीं पता है। आप जब कंप्यूटर में टाइप करते हो वो आपके देखने के लिए होता है, ठीक है। रियल में वो उसके पीछे क्या होता है? मशीन लैंग्वेज में जाता है और जो आउटपुट आता है वो भी मशीन लैंग्वेज में आता है। बाद में वो आउटपुट आपकी भाषा में दिखता है। तो यहां पर मशीन लैंग्वेज आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला करा है एक उपकरण जिसका उपयोग 2 अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़ करके एक विस्तृत ईथरनेट नेटवर्क बनाने में किया जाता है। निम्न में से किसका विकल्प है? ठीक है, बताइए। अगर आपको एक उपकरण को, आप क्या करना है, आपको करा एक उपकरण का उपयोग करके आप अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़ करके एक बड़ा जाल बनाने वाले हो, तो ये किस माध्यम से कर सकते हो? ब्रिज से, राउटर से, रिपीटर से या मॉडेम से? एक एक करके बताता हूं। मॉडेम का काम होता है 2 डिवाइसों को कनेक्ट करना इंटरनेट के माध्यम से। पहले मॉडेम का इस्तेमाल होता था तो आप मॉडेम के माध्यम से क्या कर सकते थे? आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते थे, तो वो मॉडेम होता है। रिपीटर क्या करता है? मान लीजिए दोस्तों आपको यहां से यहां तक डेटा को भेजना है और ये मान लीजिए दूरी कितनी है? मान लीजिए 5 किलोमीटर है। स्थान है कोई ए और कोई स्थान है बी। आपको यहां से कोई डेटा यहां भेजना और इसके बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 5 किलोमीटर। अब बताइए यहां से यहां तक अगर आपने वायर लगा रखे हैं तो ये वायर में बीच बीच में आपको क्या करना होगा? ये डेटा आता है ना, थक जाता है, फिर इसको पुश करना पड़ता है, तो बीच बीच में रिपीटर लगे होते हैं। आपने देखा होगा। कहेंगे सर ऐसा कैसे हो पाता है? दोस्तों आपके शहर में कहीं ना कहीं आपको पता होगा जो टीवी चैनल वाले होते हैं, प्राइवेट वाले जो आपको देते हैं, टीवी में बहुत सारे चैनल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो लोग इस तरह के वायर लगाए होते हैं और बीच में आपको खंभों पर इस तरह के रिपीटर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा राउटर एक अलग युक्ति होता है। ब्रिज की बात करूंगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ब्रिज है। याद रखेगा ब्रिज में क्या होता है? ईथरनेट के माध्यम से जोड़ करके एक विस्तृत नेटवर्क तैयार किया जाता है। वहीं अगर हम राउटर की बात करें तो राउटर याद रखेगा आगत और निर्गत प्रक्रिया को संपन्न करने का काम राउटर करता है। दोस्तों राउटर का इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए आप कहीं से एक वाईफाई ला रहे हो, मतलब एक जगह आपके घर में इंटरनेट आ रहा है और आप चाह रहे हो कि ढेर सारे जगह पर इंटरनेट पहुंच जाए, तो उसके लिए राउटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। राउटर, तो वहां पर राउटर का वर्क आ जाता है।
आगे देखते हैं आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएसपी ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएसपी को क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं। आप सभी के शहर में बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते होंगे, ठीक है। तो आईएसपी याद रखेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, सही। इंटरनल मत बोलिएगा, यहां का इंटरनेट सीरियल प्रोवाइडर गलत हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो याद रखें जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है, जो वेब ब्राउजर नहीं है वो आपको बताना है। जिसके माध्यम से आप इंटरनेट चलाते हैं वो क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। देखिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल आप सभी लोग करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, सफारी का इस्तेमाल भी करते होंगे। लाइनक्स क्या होता है दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी ओएस होता है, ठीक है। याद रखेगा ओएस होता है, इसे शॉर्टकट में लिख लीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कोई वेब ब्राउजर नहीं है। समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए। करंट अफेयर से आप जो है पंगा मत लीजिए। अगर आपका करंट अफेयर का सेगमेंट कमजोर होता है तो मान के चलिए आपको वर्दी मिलने वाली नहीं है, सीधे सीधे बता दे रहा हूं। क्यों, मैथ रीजनिंग में आप पूरा अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे, जीएस भी पूरा करोगे नहीं, ठीक है। ऐसे में करंट अफेयर आपका बहुत बड़ा सहायक है। क्यों, करंट अफेयर तो फिक्स है ना दुनिया में। अभी देखो 5-6 महीने से लगातार कोविड वाला इशू चल रहा है, तो बहुत ज्यादा वहां से कुछ बनने वाला नहीं है। तो करंट अफेयर अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी, ठीक है। चलो मैं कराता हूं आपको। भारत का पहला जल रोबोट ड्रोन, जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी जो डीआरडीओ है और जो इसरो है, इन दोनों के द्वारा जो है डीआरडीओ के द्वारा इसको नौसेना को सौंपा गया है। इसरो का हाथ नहीं, इसमें डीआरडीओ ने तैयार कराया है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, भारत का पहला जल रोबोट ड्रोन कहा जा रहा है दोस्तों, ये पानी के अंदर इतना शक्तिशाली रोबोट है कि विषम परिस्थितियों में भी काम कर पाएगा। और इस रोबोट का नाम क्या है, आई रोव ट्यूना। क्या नाम है, नाम आपसे परीक्षा में पूछेगा तो याद रखेगा, आई रोव ट्यूना इसका नाम है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आई रोव ट्यूना। इसको याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना का इंद्रधनुष अभ्यास चल रहा है। इंद्रधनुष अभ्यास की बात करें दोस्तों, तो ये इंद्रधनुष, अब देखिए इंद्रधनुष आसमान में बनता है, तो याद रखिए ये वायुसेना अभ्यास है, ठीक है। ये क्या है, ये इंग्लैंड के साथ होने वाला वायुसेना अभ्यास है, जिसका नाम क्या है, इंद्रधनुष है, ठीक है। इसी तरह से इंग्लैंड के साथ 2 और अभ्यास होते हैं। एक थल सेना अभ्यास होता है जिसका नाम है वज्र प्रहार, ठीक है। क्या नाम है, वज्र प्रहार, सॉरी अजय वारियर, वज्र प्रहार नहीं अजय वारियर, ठीक है। अजय वारियर एक है, और दूसरा है दोस्तों जो आपका नौसेना वाला होता है वो है कोंकण, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट हो चाहे वनडे हो चाहे टी20 हो, उसमें शतक जड़ने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, बताइए। पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने तीनों तरह के मैच फॉर्मेट में शतक जड़ा है, उनका नाम क्या है, ये याद रखिएगा। इंग्लैंड टीम से है, हैदर नाइट इनका नाम है, जिन्होंने शतक जड़ा है, ठीक है। तो हैदर नाइट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो शाबाश मिठू एक बायोपिक बन रही दोस्तों, मिताली राज पे बन रही, तो उनका नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किस शहर के पास 4000 साल पुराने शिल्पग्राम का पता चला है दोस्तों। 4000 साल पुराने बभनियाओं एक गांव पता चला है, ये गांव है बनारस के पास में बभनियाओं, वहां पर 4000 साल पुराने जो है शिल्प का पता चला है। 2000 साल पुराने मंदिरों का पता चला है, तो इसको याद रखेगा, वाराणसी यहां पर राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये सब बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के प्रदूषित शहरों की सूची में भारत जो है 5वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। दूसरा लिख रहा है, इस रिपोर्ट में विश्व के 30 प्रदूषित शहरों में से 21 स्थान केवल भारत के हैं, यानी बहुत ज्यादा दूषित शहरों के नाम आए हैं भारत में। याद रखें, यहां पर दिए गए दोनों कथन बिल्कुल सही है। अब 5वें नंबर पर भारत अगर है तो आपको यह बताना है कि यहां पर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे कौन है। तो याद रखेगा दोस्तों, पहले नंबर पे बांग्लादेश है, दूसरे पे पाकिस्तान है, तीसरे पे मंगोलिया है, चौथे पे अफगानिस्तान है और 5वें नंबर पे भारत है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़िए। करा हाल ही में G20 देशों के केंद्रीय वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहां पे हुई है? दोस्तों ये बैठक भी वर्चुअली हुई है और याद रखेगा G20 का जो समिट था वो सऊदी अरबिया में होने वाला था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, तो वहीं पर यह समिट भी हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा में G20 समिट, G7 समिट, ये सबसे प्रश्न बनने ही बनने हैं, इसलिए इनको आप याद करके रखिएगा। वैसे भी अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो स्पेशल करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे जहां से कंफर्म है कि क्वेश्चन आना ही आना है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे पास आ गए तो हमारी जिम्मेदारी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? दोस्तों याद रखें, महातिर मोहम्मद अब तक के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उम्र कितना था आप सोच करके अचंभित हो जाएंगे, 94 वर्ष के थे। कितना? 94। और अब जाके इन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या दिया? इस्तीफा। तो याद रखें दोस्तों, ये मलेशिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मलेशिया याद रखेगा, मलेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, 94 वर्ष के थे और अभी हाल ही में चर्चा पे बने हुए थे। क्यों? कश्मीर मामले में इन्होंने पाकिस्तान के लिए बात किया, मतलब बोला था और भारत के विपक्ष में बोला था। ठीक है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बताइए जल्दी से, 2021 का आयोजन किस देश में होगा आपको बताना है। तो याद रखें, पुरुष हॉकी जो विश्व कप हो रहा है जूनियर वाला, वो हो रहा है भारत में। ठीक है, भारत में होने जा रहा है। और अगर महिलाओं वाला पूछे तो बताइएगा दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आप याद रखें। जरूरी नहीं कि आपसे पुरुषों के बारे में पूछे, महिलाओं वाला गेम भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत में पहली बार संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है? यह हो रहा है अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद के पास में गांधीनगर है, गांधीनगर गुजरात में, वहां पर पहला संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, मोदी जी यहां पर खुद अध्यक्षता किए हुए थे, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, तो उस राज्य का नाम क्या है? अभी मुझे 1-2 दिन पहले मैं चर्चा किया था ना, 5 करोड़ मुझे याद आ रहा था। याद रखिए 6 करोड़ का आंकड़ा है और यह हरियाणा राज्य सरकार दे रही है। अगर आप गोल्ड मेडल लेकर आते हैं तो आपको हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं ये इस बात की पुष्टि करता है कि लोगों का ध्यान जो है खेल की तरफ लाने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं और सही भी हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत का पहला सोलर किचन गांव कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला सोलर किचन, पूरा का पूरा गांव में जितने भी घर थे सभी के घर में सोलर किचन लगा दिया गया, मतलब सोलर बिजली के द्वारा वहां पर खाना बन रहा है। बांचा गांव है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बांचा गांव। याद रखेगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, बांचा गांव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों में सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अवार्ड पाए हैं। पिछले 2 सालों के अगर लिस्ट उठा के देखें तो शायद पूरा पेज भर जाएगा, इतने अवार्ड पाए हैं। ठीक है, मोदी जी सबसे ज्यादा अवार्ड पाए हैं और इस श्रृंखला में उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहां खोला जा रहा है? तो दोस्तों पहला है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में पूछ दे आपसे। तो भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क ये आपके मुंबई में खुल रहा है, बेहतरीन पक्षी पार्क। ठीक है, याद रखेगा, यहां पर मुंबई आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस शहर में खोला जा रहा है? अब बताइए ध्यान से, बहुत सोच समझ के बताइएगा। पहला पुलिस विश्वविद्यालय, तो दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, कहां पर? ग्रेटर नोएडा में पुलिस विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, यह भारत का पहला होगा। हाल ही में किस देश ने साल 2020 में दुनिया का पहला तेल मुक्त देश बनने जा रहा है? तो दुनिया का पहला तेल मुक्त, अच्छा ये सब तो ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, सब तेल कंट्री है। स्वीडन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखेगा, ये स्वीडन जो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, वो जो है तेल मुक्त देश बनने जा रहा है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रहा है, अंग्रेजी भाषा में योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया? हिंदी के लिए दोस्तों याद रखिए नंद किशोर आचार्य जी को चुना गया। इंग्लिश के लिए किसको चुना गया? शशि थरूर, कांग्रेसी नेता है शशि थरूर, उनको चुना गया। एन एरा ऑफ डार्कनेस इनकी किताब का नाम है। ठीक है, शशि थरूर याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस इनकी किताब है, तो उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी भाषा में योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखें, नंद किशोर आचार्य को दिया गया। जब जब दिया जाता है तब तब प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड ही है कि प्रश्न आपका बनता ही बनता है। ठीक है, आगे बढ़िए। इनकी रचना का नाम था छीलते हुए अपनों को, वो भी याद रखेगा। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019
के लिए किसे चुना गया दोस्तों, जल्दी से बताइए। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर दोस्तों याद रखेगा, इसके लिए चुना गया है किसको, याद रखेगा एलिशा पेरी को। क्या नाम है, एलिशा पेरी को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। आईसीसी विमेंस ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब एलिशा पेरी को, जबकि आईसीसी टी20 में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब एलिसा हीली को दिया गया। ठीक है, तो ये पूरा आप याद रखेगा यहां पर जो दिया जा रहा है दोस्तों। अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, वहां विजिट करके आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो मैं पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दे रहा हूं। ठीक है, भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है दोस्तों। यह सुपरसोनिक मिसाइल रूस की सहायता से बनाए गए हैं और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा ब्रह्मोस। याद रखिएगा, वहां पर मास्की नदी है, यहां पर ब्रह्मपुत्र है, दोनों को मिलाने पर ब्रह्मोस शब्द आता है, तो याद रखिए ब्रह्मोस। ठीक है, याद रखिएगा मिसाइल, यह मिसाइल जो बन रही है ध्वनि के 3 गुना स्पीड से जो है चलेगी, तो इसको भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसको जमीन से, पानी से, स्थल से, थल से, कहीं से भी जो है लॉन्च किया जा सकता है, उसको भी याद रखेगा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो पिछले लगातार 2 वर्षों से दोस्तों इस जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 108वां था, लेकिन इस बार जो आया दोस्तों उसमें भारत हो गया 112वें स्थान पर। ठीक है, तो 112 याद रखेगा, जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है, 112वां स्थान है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा भी आया होगा। ठीक है, और इसी तरह की सीरीज से आप जुड़े रहिए। अभी आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चलेंगी, फिर उसके बाद आपको जीके जीएस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।